नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। सुरेश की कहानी है ये। सुरेश की कहानी साल 2002, यानी कि लंबा अरसा बीत चुका है इस घटना को जो सुरेश जी ने हमें बताया है। तो क्या हुआ था इनके साथ में, आइए चलते हैं इनकी इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद के पास का रहने वाला कॉलोनी में रहता था। मेरी उम्र उस टाइम लगभग 24 साल की रही होगी जब ये घटना मेरे साथ में घटी थी। मेरे पिता टैक्सी चलाने का काम करते थे। टैक्सी उनका तो खुद अपना एक था और 2 टैक्सी और मेरे पापा ने खरीद रखा था और ड्राइवर रख रखे थे। अब ले दे के हमारे घर में 3 टैक्सियाँ थी और तीनों चल रही थी। एक तो खुद पापा मेरे चलाते थे और 2 ड्राइवर। बुकिंग ज़्यादातर घर से ही मिल जाती थी और टैक्सी स्टैंड भी था, वहाँ पर भी बुकिंग मिल जाता था। काम का कोई कमी नहीं था। वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ जिस रात की ये घटना मैं आपको बयान करने वाला हूँ। अब पापा घर पर आ चुके थे, सुबह से काम पर निकले हुए थे। जब लौटे तो उनका शरीर में बुखार लगा हुआ था। आते ही कहने लगे मेरी माँ से कि देखो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवा खा के आया हूँ, अब मुझे आराम करने देना। मैं सोना चाहता हूँ, थका हुआ हूँ और ऊपर से बुखार चढ़ा हुआ है। जब मेरी नींद खुले तो मैं खुद तुम लोग को आवाज़ दूंगा और तब मुझे खाना पानी देना, अभी मुझे सोने दो। पापा का जो बुखार चढ़ा हुआ था शायद इसीलिए ऐसा वो बोल रहे थे। खैर, उनका जो डर था घर में कायम था। घर के परिवार के सभी जो भी लोग थे सब पापा से डरते थे, माँ भी डरती थी और मैं तो ज़्यादा ही डरता था। उनके सामने मुझे आंखें ऊपर उठा करके उनसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। इतना उनका डर का खौफ था हमारे दिमाग में। अब मैं क्या, सारे परिवार के लोग ही डरते थे, मैं कोई अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था। अब किसकी हिम्मत है कि पापा को जगाने जाए। अब शाम को आए थे, करीब करीब 8-9 करीब रात का बजने वाला था। मेरी माँ कह रही थी कि तू ही जा सुरेश, पापा को धीरे धीरे जगा, देख उनकी तबीयत कैसी है, अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो किसी डॉक्टर के पास ले चलेंगे। और तभी मेरे दरवाजे का घंटी बजना शुरू हो गया। अब मैं सीधा अपने गेट की तरफ भागा। जाकर के गेट खोला तो देखा कि हमारे 3 गली के बाद के एक पंडित जी हैं, मेरे पिता का ही उम्र के और दोस्त भी थे पिताजी के। वो दरवाजे पे खड़े थे। मेरे को देखा तो कहने लगे बेटा कैसे हो, पापा कहाँ हैं। मैंने बोला पापा तो अब उनका तबीयत खराब हुआ पड़ा है, बताइए क्या काम है। तब कहने लगे बेटा हमें अर्जेंट काम था, टैक्सी लेके जाना था, हम गांव चलेंगे। मुझे याद था कि एक ऐसी ही इमरजेंसी आई थी और मैं दिन के टाइम पापा की टैक्सी लेकर के और पंडित जी के गांव गया था। रास्ता सब कुछ देखा हुआ था और मैं समझ गया कि अब आज जो इमरजेंसी आई है, पंडित जी को जाना है रात के टाइम में, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। अब वो कह रहे थे कि पापा से मेरी बात करवा दो, पापा को बुला दो। लेकिन मैं कहने लगा कि पापा इस आपसे मिल नहीं पाएंगे इस टाइम में, तबीयत उनका ख़राब है, बुखार चढ़ा हुआ है और दवा खा के सोए हुए हैं। जब उन्होंने कहा कि खुद जगेंगे और तब उठेंगे, तब वो खाना वाना खाएंगे। अब ये आप जानते हो ना कि हम लोग जगा नहीं पाएंगे, डर ऐसा हो। पंडित जी समझ गए, कहने लगे सुरेश तो फिर तुम ही चलो मेरे साथ में, मुझे गांव जाना है, मुझे छोड़ करके आप आ जाना। मैं बोला ठीक है, मैं अपनी माँ से पूछता हूँ, अगर माँ कहती है तो मैं चलूँगा। अब पंडित जी तो जैसे पापा का बहुत नज़दीकी दोस्त थे और उनको तो मना करना ठीक भी नहीं था। मैं टैक्सी अब ड्राइविंग करता था लेकिन मैं ड्राइवर नहीं बनना चाहता था। मेरा लक्ष्य
कुछ और बनने का था। मैं जानता था कि ड्राइवरी के लाइन में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तो मैं यही सोच रखा था कि मैं पढ़ता रहूँगा और काहे बगाहे अपना जो ड्राइवरी काम है, कभी पापा का तबीयत खराब हो गया तो चला लेंगे, लेकिन परमानेंट ड्राइवर मुझे बनना मंजूर नहीं था। मैं माँ को आके बोला कि पंडित जी आए हैं और कह रहे हैं कि गांव जाना है। तो माँ कहने लगी, अब तू क्या कहता है बताओ। यानी कि माँ, पिताजी से पूछना पड़ेगा। तो अब मेरी भी हिम्मत नहीं थी, माँ की भी हिम्मत नहीं थी। माँ बोल के एक बार जाके बात तो कर, उसी ऐसे ही पूछ लेना कि तबीयत कैसी है। अब मैं धीरे धीरे पापा के चरपाई के पास पहुंचा। पापा करवट बदल रहे थे। मैं गया और धीरे से बोला कि पापा, पंडित जी आए हैं और उनको गांव लेके जाना है। जब मेरी बात सुने ना, कान में उनकी आवाज़ गई, तब उन्होंने आँख खोल दी। मैं देखा उनकी आंखें एकदम लाल हुई पड़ी थी बुखार की वजह से। मतलब बुखार उतरा नहीं, चेहरे का रंग भी बदला हुआ था। अब फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि देख बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये तो काम कर सकता है क्या, जा सकता है पंडित जी गांव छोड़ने के लिए, तो ये ले चाबी और मेरी टैक्सी लेके जा। पंडित जी को आराम से छोड़ करके आना, कोई तकलीफ नहीं हो। पापा के वो मित्र थे और पापा चाहते थे कि मैं उनको सकुशल उनके गांव तक पहुंचा दूँ, वापस आऊँ। मैं डरते डरते पापा से बोला, पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अभी भी मुझे लग रहा है कि बुखार आपका उतरा नहीं है। मम्मी कह रही थी कि किसी डॉक्टर को दिखा देती। पापा मेरी तरफ घूर कर देखे, मेरी तो हवा ही खराब हो गई और फिर मुस्कुरा पड़े। कहने लगे, मेरी तबीयत की चिंता मत करो, मैं दवा लेके आया हूँ, डॉक्टर को दिखा के आया हूँ, मेरे पास दवा और भी है। डॉक्टर ने बोला है कि बुखार उतरने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन उतर जाएगा। तू मेरी टेंशन मत कर और तू पंडित जी को लेके चला जा। अब पापा की तरफ से सिग्नल मिल चुका था, माँ को मैंने बताया। अब माँ भी बोली, जब पापा कह रहे हैं तो चला जाए बेटा। अब फिर पंडित जी दरवाजे पे खड़े थे। अब मैं बोला, ठीक है पंडित जी, आप तैयार हो जाओ, अब मैं टैक्सी लेकर के आपके दरवाजे पे ही आता हूँ, वहीं से हम निकल लेंगे। पंडित जी खुशी खुशी चल पड़े। मैं भी अपना तैयार हुआ, कुछ टाइम जरूर लगा। और फिर टैक्सी स्टार्ट किया और चल पड़ा पंडित जी गली की तरफ। वहाँ पहुँचा, पंडित जी बिल्कुल तैयार थे, वो और उनकी पत्नी। अब मैं टैक्सी में बिठा करके अब निकल पड़ा। रास्ता तो मेरा देखा हुआ था, मैं एक बार दिन के टाइम उनके गांव गया था, तो अब मुझे उनसे पूछने की ज़रूरत तो थी नहीं। मैं अपना मन माफिक टैक्सी चलाता रहा। आज जब उनके गांव पहुंचा ना, तो वहाँ से पहले दिन के टाइम में जब गया था, तो जिस रास्ते से मैं उनके गांव की तरफ मुड़ने लगा, तो पंडित जी अचानक बोले, अरे रुक बेटा रुक, इधर से नहीं। मैं ब्रेक लगा दिया, गाड़ी मेरी बस मुड़ने ही वाली थी। मैं पंडित जी की तरफ चौंक कर देखा। क्या मतलब पंडित जी, हम अगली बार तो इधर से ही गए थे ना, ये तो नज़दीक पड़ता ना आपके गांव का। पंडित जी कहने, हाँ बेटा नज़दीक तो पड़ता है, लेकिन रात के टाइम में हम लोग इधर से जाते नहीं हैं, तो इससे थोड़ा आगे चल और एक और रास्ता मिलेगा और उधर से हम मुड़ के जाएंगे। मैं पंडित जी की तरफ देखने लगा, मतलब रात के टाइम ये रास्ता बंद हो जाता है। पंडित जी मेरी तरफ देख करके कुछ ना मुस्कुरा रहे थे और ना कुछ बोल रहे थे। मैं बोला, पंडित जी क्या बात हो गई, इधर से क्यों जाने में डर लग रहा है हम लोगों, कुछ बात है तो बताइए। अब पंडित जी बोलने लगे, अरे बेटा तेरे को क्या बताऊं, आगे थोड़ा सा सही रास्ता नहीं है, वहाँ पर 2-3 पेड़ है और उस पेड़ के पास में भूत प्रेत रहते हैं। रात के टाइम जो भी जाता है ना, तो उसको पकड़ लेते हैं। मैं जब भूत प्रेत का नाम सुना तो मेरी हंसी बरबस निकल गई, क्योंकि मैं भूत प्रेत को मानने वाला लड़का नहीं था। मैं इन पर विश्वास ही नहीं करता था। मैं पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, ये साइंस के ज़माने में, और देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और आप भी आज भी वही पुराने ज़माने में चल रहे हैं। अरे कोई भूत प्रेत नहीं होता पंडित जी, ये दिमाग का भ्रम होता है, हम लोग यहाँ से मुड़ेंगे तो जल्दी निकल पड़ेंगे। लेकिन पंडित जी कहने लगे, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी रास्ते पर चल, ये तेरे लिए भी बढ़िया है और मेरे लिए भी बढ़िया है। अब आखिरकार पंडित जी पर अड़ गए थे
अब उनके जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। आखिर सवारी थे और खास करके मेरे पिता के दोस्त थे। अब जिधर से पंडित जी बता रहे थे उसी रास्ते पर चल पड़ा। वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद दाहिनी साइड में एक और रोड मुड़ती थी और उस पर पंडित जी बोले, इस रोड पर चल लो, ये रोड बिल्कुल सही है। आखिरकार हम उस रोड से निकले। अब पंडित जी के घर पर मैंने टैक्सी लगा दिया। तब रात के करीब 11:30 बज रहा था और मैं बोला, पंडित जी अब मैं चल रहा हूँ, मेरे पापा का तबीयत सही नहीं है, अब मेरी हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो किराया भाड़ा ज़रा जल्दी दे दीजिए ताकि मैं निकल जाऊँ। अब पंडित जी कहने लगे कि ठहर बेटा ठहर। मैं रुक गया। पंडित जी अब घर के अंदर गए। उनका भरा पूरा परिवार था गांव में। अब कुछ देर के बाद में आए, पैसे लेके आए। अब मुझे पकड़ा दिए। बोले, बेटा ये तेरा किराया है, लेकिन मैं कहूँगा बेटा आज यहीं पर रुक जा, यहीं पर रात को आराम कर और सुबह निकल जाना। मैं पंडित जी को बोला कि पंडित जी मैं रुक जाता, लेकिन मेरे पिता का तबीयत सही नहीं है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, कोई बात नहीं बेटा, आराम से निकलना, लेकिन उस रास्ते से मत जाना। पंडित जी की बात सुन के मैं मुस्कुरा उठा, हंसा नहीं कि कहीं पंडित जी नाराज़ ना हो जाए और मेरे पिता से शिकायत भी करे, इसलिए मैं ज़ोर से नहीं हंसा। लेकिन मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई थी उनकी बात सुन कर के। जो भूत प्रेत की बात कर रहे थे कि इस रास्ते पर 2-3 पेड़ है और वहाँ पर भूत प्रेत दिखाई देते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। और मुझे अब बार बार वो चेतावनी एक तरह से दे रहे थे, देख बेटा जिस रास्ते से आए हैं ना उसी रास्ते से निकलना, वो शॉर्टकट वाला रास्ता बिल्कुल मत लेना, वो दिन के लिए होता है बेटा, रात के लिए नहीं। मेरी बात मानेगा ना? तब मैंने बोला, हाँ पंडित जी बिल्कुल मानूंगा और उसी रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते से हम आए हैं। तब पंडित जी थोड़ा आश्वस्त हुए थे और तब तक देखते रहे। मैं देख रहा था, मुड़ कर के पंडित जी मुझे जाता हुआ देख रहे थे। जब अब पंडित जी दिखाई नहीं पड़ रहे थे तब मैं पीछे देखना बंद किया और फिर मैं रास्ते से चलने लगा। अब गांव पार हो चुका था। अब जो आगे का रास्ता था, पहले तो वही रास्ता आता था जिस रास्ते पर पंडित जी ने जाने से मना किया था। पहले वो रास्ता और उसके बाद जिस रास्ते से मैं आया था वो रास्ता। और मैं जब उस रास्ते पर पहुंचा तो अचानक ही मेरी स्टीयरिंग उसी रास्ते पर मुड़ गई, क्योंकि मैं भूत प्रेत को मानता ही नहीं था, डरता तो बिल्कुल नहीं था। और मैं आराम से उसी रोड पर चलने लगा। वास्तव में वो रोड जिस रोड से मैं आया था वैसा नहीं था। आसपास में घनी झाड़ियाँ थी, जंगली पेड़ उगे हुए थे। मैं दिन में भी देखा था और रात में वो झाड़ियाँ बहुत ही डरावनी लग रही थी। जब भी हवा चलता तो लगता कि हाँ वास्तव में कोई वहाँ खड़ा है और चलने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मेरा मन का बहम था। वो झाड़ियाँ थी जो तेज़ हवा आता था तो हिलने लगती थी और इसके बाद खड़ी हो जाती थी। अब ऐसे ही तो डर लगता, अपने मन में कहने लगा कि शायद ऐसे ही लोग देख करके डर जाते होंगे, हाँ कहते होंगे कि आगे भूत प्रेत खड़ा है। यही सब मैं सोचते हुए अब आगे की तरफ निकल रहा था। कुछ ही दूर चलने के बाद में मैं जब देखा कि मेरे रास्ते के बीचों बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति चल रहा है और कंधे पर एक लकड़ी सा रखा हुआ है। मैं हॉर्न देने लगा, बजाने लगा, डीपर भी देने लगा कि वो व्यक्ति जो आगे जा रहा है वो हमारे रास्ते से हट जाए, रास्ता क्लियर कर दे ताकि मैं आगे निकल जाऊँगा। लेकिन जब मैं उसके समीप पहुंच गया, हॉर्न दे रहा है, डीपर में दे रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति हट के राजी नहीं। बड़ा गुस्सा आ रहा था मेरे को, लेकिन गांव का मामला था और ना जाने अब यहाँ कौन लोग थे जो ऐसा काम कर रहा था। देखने में अधेड़ व्यक्ति लग रहा था, उम्र ज़्यादा लग रही थी। और मैं अब खिड़की से सर निकाल करके आवाज़ लगाने लगा, अरे चाचा साइड में हट जाओ ना, हमें तो निकलने दो, रास्ता तो छोड़ दो। लेकिन मेरी आवाज़ का भी कोई उन पर असर नहीं पड़ रहा था।
जैसे वो चल रहे थे मस्त चाल में, अब वैसे ही चलते जा रहे थे। मुझे अब वाकई गुस्सा आ रहा था। मैं सोचा कि टैक्सी रोक करके बाहर निकल जाऊं और उन अधेड़ व्यक्ति को बताऊं कि देखो, आपके पीछे मैं भी चल रहा हूं, अब आपसे आगे निकलना है, आप रास्ता दे दो। और तभी लगा कि मैं उतरना मुझे सही नहीं है। वो अधेड़ व्यक्ति जो सीधा चल रहा था, अब वो रुक गया और रुक करके मेरी तरफ मुड़ गया। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसका चेहरा देखा ना, तो बड़ा अजीब सा चेहरा मुझे दिखाई दिया। इंसान तो लग रहे थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आंखें एकदम लग रहा था कि रात में भी उनकी आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही हो। और चेहरा, शरीर तो गोरा गोरा सा लग रहा था, कपड़े जो पहने हुए थे सफ़ेद, और जो चेहरा था कालापन लिए हुए था, दाग धब्बे ऐसा महसूस हो रहा था। वो एक बार में चेहरा देख करके मैं भी डर गया था। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये इंसान कैसा है विचित्र। अब मैं गाड़ी से उतरने वाला था, लेकिन जब देख लिया कि अरे ये तो रुक गया है, मेरी तरफ देख रहा है, तो फिर मैं हॉर्न बजाने लगा कि आप मुझे रास्ता दे दो। लेकिन वो इंसान मेरी तरफ लगातार घूर रहा था। मैं हॉर्न बजाए जा रहा था और वो मेरी तरफ घूर जा रहा था। अब फिर अचानक जैसे गुस्सा आ गया हो, मेरी तरफ 2-3 कदम बढ़ा, और फिर वो मेरी तरफ देखने लगा, और फिर वो मुड़ गया। जिधर जा रहा था सड़क पर, वैसे ही अपनी मस्त चाल में चलने लगा। अब तो मेरी थोड़ा डर महसूस होने लगा कि आखिर ये कैसा व्यक्ति है भाई। देखने में इंसान लग रहा है, लेकिन कितना डरावना है। सबसे डरावनी तो इसकी आंखें हैं। और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नीचे उतरूं और उस इंसान को मैं बात करूं कि आप मुझे रास्ता दे दीजिए। और तभी मैंने देखा कि वो इंसान एक साइड में सड़क के नीचे उतर गया, जिधर मुझे एक बड़ा सा पेड़ खड़ा हुआ दिखाई दिया। यही पल था कि मैं अपनी टैक्सी का स्पीड बढ़ा दिया। मैं उसको क्रॉस करके अब मैं आगे निकल आया था। अब मैं विचार करने लगा पंडित जी के बात पर कि कहीं पंडित जी इसी के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे, यही कहीं भूत प्रेत तो नहीं है। लेकिन मैं सोचा कि अगर भूत प्रेत होता तो मुझे नुकसान पहुंचाता, जैसे पंडित जी कह रहे थे। ये तो मेरे पास आया तक नहीं, बस दूर से मुझे घूरता हुआ और फिर एक तरफ से नीचे उतर गया, सड़क से नीचे पेड़ों की साइड में, और फिर मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं अलग अलग बात को सोच रहा था। एक बार तो मुझे लगा कि पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही भूत प्रेत होता है। मैंने आज तक भूत प्रेत को अपनी निगाहों से तो कभी देखा नहीं था, तो मुझे पहचानने में अब दिक्कत तो होनी है। लेकिन भूत प्रेत के नाम से मुझे थोड़ा भय लगने लगा। मुझे अब किताबी बातें अब ध्यान में आ रही थी। किताबों में जो लिखा हुआ था कि संसार में भूत प्रेत होते ही नहीं हैं, और मैं सोचने लगा कि लोग ऐसा क्यों लिखे, जबकि यहाँ का पंडित जी बता रहे हैं और मैं देखा भी हूँ, कहीं वही भूत प्रेत तो नहीं है। यही सब मैं सोचते हुए टैक्सी को रफ्तार दे दिया था। अब उस जगह से कम अब 500 मीटर 600 मीटर के आसपास आगे निकल गया था। और तब मैंने देखा कि दाहिने साइड में लंबे लंबे और मोटे मोटे पेड़ 3-4 ऐसे ही मुझे नज़र आए थे, और वो खड़े हुए थे। मैं जब उन पेड़ों की तरफ देखा ना, तो पेड़ हिलते हुए नज़र आ रहे थे। हवा की वजह से न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि ज़ोर ज़ोर से हिल रहे हों। मैं अब उनकी तरफ नहीं दिख रहा था, मेरे दिल में डर समा गया था, और मैं अपना टैक्सी का स्पीड बढ़ाए जा रहा था। लेकिन जैसे उस पेड़ के सामने मैं गुजरने लगा ना, तभी अचानक मेरी टैक्सी का जैसे ब्रेक लग गया हो। जोर से आज आवाज़ हुई, जैसे लगा कि मेरी टैक्सी का इंजन जाम हो चुका है। ये घटना जब होती है तब इंजन सीज हो जाता है, और ऐसे ही आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी थी, जैसे चारों पहिए का ब्रेक एक साथ लग गया हो। जोर से आवाज़ आई ब्रेक लगने की, और चूं करके गाड़ी रुक गई थी। इंजन बंद,
लाइटें बंद, सब कुछ बंद हो चुका था। और उस पल तो मैं कांप गया था कि वास्तव में जिस रोड पर मैं गुजर रहा हूँ ये भूतहा रोड है क्या। पहली बार मुझे इतना डर लग रहा था इस रोड पर जाते हुए। पंडित जी ने तो साफ मना कर दिया था कि बेटे इस रोड पर भूल करके कभी मत जाना। हाँ, मैं अब गलती कर बैठा था, लेकिन अब क्या हो सकता है। अभी तक तो मैं सुरक्षित अपने टैक्सी के अंदर में था। हाँ, टैक्सी मेरा अब बिल्कुल बंद हो चुका था। अब लग रहा था कि अब टैक्सी मेरा स्टार्ट नहीं हो पाएगा। चाबी घुमा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, लाइटें बंद। एक तरह से पूरा मेरा टैक्सी का सिस्टम फेल हो चुका था। अब इंजन भी फेल हो जाए, कम से कम बैटरी तो सही सलामत रहती है, लेकिन मेरी बैटरी भी अब काम करना बंद कर दिया था। और ऐसा पहली बार हुआ था। मैं बहुत डरा हुआ था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी रात को इस जगह पर मैं फंसा हूँ जहाँ पर कोई मदद मिलने वाला नहीं है। पूरा खेतों का इलाका है, आसपास में कोई गांव भी नहीं है। गांव पीछे पंडित जी वाला ही गांव है, और वो अब मैं काफ़ी पीछे छोड़ आया था। अब इतनी दूर मैं चाह करके भी मदद लेने के लिए नहीं पहुंच सकता, और इसी वजह से मैं काफ़ी परेशान था और डरा हुआ था। और तभी मैंने देखा कि वो एक जो पेड़ मोटा खड़ा था ना, 3-4 पेड़, उनमें से एक पेड़ के पास से एक साया सा प्रकट हुआ। पहले वो सफ़ेद कपड़ों जैसा लगा कि जैसे पेड़ के ऊपर में कोई कपड़ा टांग दिया हो और हवा के झोंके आ रहे तो लहरा रहा हो। पहली नज़र में मैंने ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन विस्मय जब हुआ, मैं जब देखा कि वो कपड़ा ना होकर के इंसानी शरीर था, और वो धीरे धीरे हमारी तरफ अब बढ़ रहा था। पेड़ के पास से अब बहुत आगे अब मेरी तरफ आ रहा था, रोड की साइड में। और जब मैंने देखा पहली नज़र में, तब मुझे विश्वास हुआ कि जिसको मैं कपड़ा समझ रखा था सफ़ेद, वो सफ़ेद कपड़ा तो ज़रूर था, लेकिन उसके अंदर एक इंसानी शरीर था, और वो शरीर था एक औरत का, एक लड़की का। और वो धीरे धीरे अब हमारी टैक्सी की तरफ बढ़ रही थी। मैं टैक्सी के अंदर ही बैठा था। मैं लगातार उसको घूर रहा था, देख रहा था कि आखिर इतनी रात को ये औरत या लड़की इस पेड़ के पास से क्यों आ रही है। और तभी पंडित जी की बात मुझे याद आ गई, और मैं एकदम भय से अब कांपने लगा था। डर मेरे शरीर में काफ़ी बढ़ चुका था। लेकिन जब वो लड़की आई ना टैक्सी के पास, तो मैं देख कर हैरान रह गया, क्योंकि कहीं चेहरे से, मोहरे से, कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो कोई भूत प्रेत है। एक साधारण औरत की तरह, लड़की की तरह शकल सूरत था उसका, लंबाई चौड़ाई, कपड़ा जो पहन रखा था सफ़ेद, बिल्कुल आम एक लड़की औरत की तरह। कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो कोई भूत प्रेत चुड़ैल हो, क्योंकि जिस शख्स को देखा था मैंने, उसका चेहरा बहुत ही डरावना था, और सबसे डरावनी उसकी आंखें थी। अब मैं उसकी तरह, मैं जैसे देख करके डर गया था, इस लड़की को देखा तो बिल्कुल नहीं डरा। मुझे लगा कि यह आम लड़की है, और वो लड़की अब टैक्सी के पास आकर के खड़ी होगी, अब मेरी तरफ देखने लगी। मैं अब खिड़की का शीशा खोल दिया, और वो लड़की बिल्कुल मेरे शीशे के पास, खिड़की के पास आ गई, और बड़ी मीठी आवाज़ में कहने लगी, क्या हुआ, टैक्सी तुम्हारा बंद हो गया? मैं आवाज़ सुनी थी, इंजन खराब हो गया। मैं उस लड़की को देखने लगा कि आखिर ये लड़की कौन है और इस सुनसान जगह पर क्या कर रही है। वो लड़की बार बार कह रही थी कि क्या हुआ, मैं जो बोल रही हूँ वैसा ही हुआ ना, इंजन तुम्हारा बंद हो गया ना, स्टार्ट नहीं हो रहा ना। मैंने बोला हाँ जी ऐसा ही हुआ है। अब वो लड़की कहने लगी, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो और टैक्सी से बाहर निकल आओ, देरी मत करो, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। मैं कह रहा हूँ तुम टैक्सी से निकलो, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे पीछे पीछे जल्दी से चल पड़ो, तभी तुम्हारा जान बच सकता है। जब उस लड़की ने ये बात बोला तो मैं और डर चुका था। मैं पूछने लगा कि आप कौन है जी, और आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं। तब वो लड़की मेरी तरफ घूर के देखने लगी और कहने लगी कि देखो,
अभी तो तुम अपनी जान बचाओ, बाकी जो शिष्टाचार है वो बाद में कर लेंगे। अपना परिचय हम बाद में भी पूछ लेंगे। सबसे पहला काम है तुम्हारी जान बचाना, और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं आया हूँ। अब तुम देरी मत करो, ना बहस करो। अगर तुम जितना देरी करोगे, अब तुम्हारे लिए खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। आओ बाहर निकलो। अब ऐसा लगा कि जो लड़की कह रही है ना, सही कह रही है। मैं कुछ अपने दिमाग में सोच ही नहीं पा रहा था कि अब ये जो बात कह रही है इसकी बात मानो या ना मानो। बस जो कह रही थी मैंने वैसे ही किया। मैं चाबी निकाल करके अब बाहर आ गया। अब मैं अपना गाड़ी को एक तरह से बंद कर दिया और उस लड़की की तरफ चलने लगा। तब तक लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हाथ का स्पर्श हुआ ना, तो बड़ा अजीब सा लगा। जैसे लगा कि मेरे हाथ तो बहुत मैंने एक तरह से गर्म होता है, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल ठंडा लग रहा था, जैसे बर्फ़ के देश से हो। इस टाइम आप ठंडी हवा के देश से आई हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है हाथ पकड़ते ही। लेकिन वो मुझे खींचते हुए और तेज कदमों से अब उसी पेड़ की तरफ जा रही थी जिस पेड़ की तरफ से वो आई थी। मैं ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे अब खींचता चला जा रहा था, और आखिरकार हम जल्दीबाजी करते हुए उस पेड़ के पास पहुंच गए। अब वो लड़की मेरे को पेड़ के पीछे छिपा दिया और कहने लगी कि तुम यहीं पर इंतज़ार करो, जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर मत निकलना, पेड़ के पीछे ही रहना। और वो लड़की अब सामने की तरफ आ गई थी, और जिधर मेरा टैक्सी खड़ा था उसी की साइड में वो इधर उधर घूमने लगी। ये खेल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है और ये मेरा मदद क्यों कर रही है। देखने से भूत प्रेत जैसी तो नहीं दिख रही, एक साधारण सी लड़की है। तो मेरे साथ में क्या घटने वाला था। अब मैं पेड़ के ओट में से झांक झांक करके देख लेता था। वहाँ से मेरी टैक्सी साफ नज़र आ रही थी। और तब मैंने देखा कि पीछे से जो एरिया में क्रॉस करके आ चुका था, जिधर से वो भूत प्रेत भागता हुआ अंदर चला गया था पेड़ के पास में, और उसी साइड से कम 5 काले काले से साए हमारे टैक्सी की तरफ आ रहे थे। अब देखने में बड़ा ही लंबे चौड़े मुझे दिखाई दे रहे थे, और सीधा चलते चलते अब टैक्सी के पास आ गए थे। जब मैंने देखा ना, तो मुझे समझ में आ चुका था कि वो 5 लोग जो भी दिखाई दे रहे हैं वो इंसान नहीं है। वो जैसा मैंने भूत पहले देखा था वैसे ही लग रहे थे। अब मैं तो सही मायने में एकदम डर गया। मुझे लगा कि लड़की सही कह रही थी। अगर मैं अपनी टैक्सी में रहता तो 5 लोग मुझे निकाल करके मैं ना जाने मेरे साथ में क्या करते। हो सकता है मेरी जान भी ले लेते, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। ये वास्तव में लड़की मेरी जान बचाने के लिए आई थी, और वो लड़की की अभी भी उसी जगह पर इधर से उधर जैसे घूम रही हो, जैसे इलाका उसका हो और अपने इलाके की रखवाली कर रही हो। मैं यही समझ रहा था। और वो काले साए जब उन्होंने मुझे टैक्सी में नहीं पाया ना, तब इधर उधर देखने लगे और मेरे टैक्सी को हिलाने डुलाने लगे जैसे कोई खिलौने के साथ खेल रहे हो। बड़ा ही अजीब मंजर था उस रात का। और फिर उनमें से एक था, वो अजीब भाषा में आवाज़ लगाने लगा, और उसके आवाज़ लगाते ही जो जंगली सियार थे आसपास के खेतों में, जंगलों में, वो एक सुर में अब चिल्लाने लगे थे। हुआ हुआ की आवाज़ें हर तरफ से आने लगी। अब तो मैं और ज़्यादा डर चुका था, लेकिन वो लड़की सामने खड़ी थी, उसकी हिम्मत से मैं अभी भी थोड़ा जिंदा खड़ा था। नहीं तो जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, अब मुझे अब तक तो गिर कर बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को संभाले हुए था उसी लड़की की वजह से। आखिरकार जो मैंने देखा कि वो जो 5 लोग थे इधर उधर, कोई इधर गया कोई उधर गया, झाड़ियों में उतर गया, और एक हमारी पेड़ की तरफ आ रहा था जिधर वो लड़की इधर उधर घूम रही थी जैसे अपने एरिया की रखवाली कर रही हो। और तब मैंने उसको नज़दीक से काफ़ी देखा था।
बहुत ही डरावना काला इंसान था। उसकी उसकी भी आंखों जो आंखें थी जानवर की तरह चमक रही थी। और आते ही उस लड़की से विचित्र भाषा में कुछ सवाल किया और वो लड़की उसी भाषा में उसको जवाब दिया। और फिर उंगली से इशारा करने लगी हाथ के, मतलब इधर में कोई नहीं आया, आप उधर जाके देखो। एक तरह से वो लड़की मेरी बचाव कर रही थी। और मैंने फिर देखा वो काला इंसान वापस मुड़ा और फिर रोड के साइड में चल पड़ा जिधर मेरी कार खड़ी थी। और कुछ ही देर में मेरे कार के पास पहुंच गया और फिर मेरे कार की तरफ अंदर बाहर देखने लगा। और इसके बाद जो उसके बाकी साथी थे हर जगह से फिर वापसी आ गए थे। और फिर आपस में वो लोग बात करते रहे, इधर उधर मेरे कार के आसपास घूमते रहे और बातचीत आपस में करते रहे। ना जाने क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा तो जी कर रहा था कि बस इस जगह से कैसे भी जान बचा करके निकल जाऊं और इसके बाद तो मैं इस एरिया में कभी आऊँगा भी नहीं, चाहे दिन का ही मामला क्यों ना हो। बस ईश्वर से इतना ही प्रार्थना कर रहा था कि मैं जिंदा बच जाऊं, कैसे भी अपने घर पहुंच जाऊं। और तब मैंने देखा कि कुछ देर के बाद अब सारे जिधर से आए थे अब उधर ही जाने लगे। और वो लड़की अभी भी जिस जगह पर इधर से उधर घूम रही थी अभी भी वैसे ही अपना लेफ्ट राइट कर रही थी, मतलब रखवाली कर रही थी मेरी। और उनको वापस कर दिया था कि इधर में, मुझे तो यही लगा था उस वक्त में। जब वो चले गए तब काफ़ी देर के बाद वो लड़की फिर रोड साइड में गई मेरी कार के पास में और वहाँ से शायद भापने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग कहीं छिपे तो नहीं है। जब उसको पूरा महसूस हो गया, जान चुकी कि हाँ वो लोग फिर चले गए हैं, और तब वो मेरे पेड़ के पास में आने लगी और पेड़ के पास में आके बोली कि चलो जल्दी से चलो, आग देर देर करना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें मेन रोड तक छोड़ के आती हूँ, नहीं तो ये लोग तुम्हें फिर पकड़ लेंगे, फिर मार देंगे। मैंने बोला कि मैडम आप हो कौन? मैं उसको देख करके और थोड़ा डर लग रहा था। तब कहने लगे अभी वक्त नहीं है बताने का, जल्दी चलो। मैं कहने लगा मैडम कार ख़राब है मेरा। अब मैं जो महसूस किया था मैं बताने लगा कि ऐसा जो घटना हुआ, अब लग रहा है कि मेरा इंजन सीज हो गया। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगे अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब किया धराया उन्हीं काले लोगों का है, तुम जल्दी चलो और अपना टैक्सी में बैठो और मैं तुम्हें मेन रोड तक छोड़ के आती हूँ। और इसके बाद में वही उसने किया, मेरा हाथ पकड़ा और तेज़ी के साथ कार की तरफ दौड़ पड़े। जल्दी से कार में सवार हुए और वो लड़की भी दूसरी साइड में आकर के बैठ गई। मुझे अभी तक महसूस नहीं हो रहा था कि जिसके साथ मैं अब सफ़र करने वाला था वो जीता जागता इंसान नहीं है, वो एक आत्मा है और वो मेरी उस रात में मदद कर रही थी। मैं अगर समझ लेता तो मेरी उस टाइम भी एकदम हालत बुरी हो जाती, लेकिन उसकी शकल सूरत कपड़ा वगैरह देख करके मैं समझ ही नहीं पाया था। लेकिन जब ताजुब जब हुआ जब मैंने चाबी लगाया और गाड़ी स्टार्ट किया, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट एकदम मक्खन की तरह हो गई, हेडलाइट रोशनी सब कुछ चल चुका था। और फिर लड़की कहने लगी रोको मत, गाड़ी को दौड़ा दो। और फिर मैंने वही किया, गाड़ी दौड़ाता रहा। मैं देख रहा था कि वो लड़की बार बार मुड़ करके देख लेती थी, जैसे उसको अंदेशा हो कि कहीं काले लोग अभी पीछा तो नहीं कर रहे। लेकिन हम उस जगह से काफ़ी आगे निकल आए थे। अब अभी भी जो मेन रोड था, अभी लंबा सफ़र तय करना था और उस लड़की ने वादा किया था कि मैं तुम्हें हाईवे पर चढ़ा करके और तब मैं तुम्हें सुरक्षित देख करके अब मैं निकल जाऊंगी। लेकिन मैं ताज्जुब में था कि इतनी दूर जाने के बाद ये लड़की आएगी कैसे। मैं बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन लड़की किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी। कहने लगे अभी गाड़ी दौड़ाओ, जब उचित समय आएगा तो मैं खुद बताऊंगी। आखिरकार उस एरिया से बहुत आगे निकल आए थे। अब एक आध गांव भी मुझे दिखाई देने लगा था उस रोड पर, और वो गांव को हम पार भी करने लगे।
तब मैंने उस लड़की से पूछा कि मैडम आप तो बता दीजिए कि आप हो कौन और आपसे उन्होंने क्या बात किया था और अपने बारे में आप बताओ। तब वो हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, अरे कहने लगी डरो मत, मैं एक तांत्रिक की बेटी हूँ, तंत्र मंत्र मुझे भी आता है, इसीलिए वो मेरे पास आकर के भी कुछ तुमको पकड़ नहीं पाए, ना वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं तंत्र मंत्र जानती हूँ ना, तो आप मेरे से डरो मत, कार चलाती रहो। इतनी खूबसूरत लड़की बगल में सफ़र कर रही थी। मेरी भी तो अब शादी भी नहीं हुई थी। एक तरह से उस सुंदर लड़की को देख करके अब मैं मन ही मन सोचने लगा कि देखो कितनी बुद्धिमान लड़की है, तंत्र मंत्र की जानकार है और देखने में कितनी सुंदर लग रही है। मन में तरह तरह का कल्पना करने लगा। शायद वो मेरे मन की बात को समझ रही थी और धीरे धीरे उसने अपना हाथ मेरे सर पर जैसे घुमाने लगी। अब मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। उसकी हाथ मेरे जब सर पर आकर के सहलाने लगी तो एक तरह से मैं आनंद में डूब रहा था। वो लड़की कहने लगी गाड़ी चलाती रहो, गाड़ी रोकना नहीं है, अभी मेरा आपका जो सफ़र है अभी आगे तक है, अभी टाइम लगेगा, चलते रहो चलते रहो। लेकिन एक जगह जाने के बाद में ऐसी मेरी हालत हो गई थी कि अब लगा कि मैं जा नहीं पाऊंगा। मेरी आंखें एकदम बोझिल होने लगी थी। आंखों में जैसे लगा कि नींद एकदम टंगी हुई है। अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो हो सकता है एक्सीडेंट कर दूं। और ना चाहते हुए भी गाड़ी में साइड में रोक लिया। मेरी पलकें भारी होती जा रही थी और देखते ही देखते मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। बस नींद के आगोश में जा गया था। मुझे अब कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। बस नींद की दुनिया में खो गया था, सपनों की दुनिया में पहुँच गया था। मैं देखा कि वही लड़की मेरा हाथ पकड़ कर के अब दौड़ रही है, लेकिन जगह फूलों का बगीचा है। हर तरफ ताजे ताजे खिले हुए फूल दिखाई दे रहे हैं, रंग बिरंगे फूल, फूलों की बगान है। और मैं उस लड़की के साथ में हूँ और वो लड़की वाइट ड्रेस ना पहन करके रंग बिरंगी ड्रेस पहनी हुई अब बड़ा ही खूबसूरत लग रही थी। और जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हो, ऐसा मुझे देख करके महसूस हो रहा था। जैसे हम एक दूसरे को प्यार करते हो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े और उस बगीचे में दौड़ रहे हैं। और फिर एक जगह पर वो लड़की कहती है कि मैं थक गई हूँ, आओ बैठते हैं और यहाँ पर एकांत भी है, हम प्रेम की बातें करते हैं। और फिर उसके कहे अनुसार उसी स्थान पर मैं रुक गया और प्रेम की बातें हमारी शुरू हो गई थी। और फिर जैसे एक झटका सा लगा, मेरी नींद खुल गई। नींद खुली तो मैं हैरान था। मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं फूलों के कोई बगीचा में नहीं हूँ, मैं अपने गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर ही हूँ और मेरी टैक्सी में कोई भी लड़की नहीं है। पूरा टैक्सी खाली है और अभी भी रात का टाइम है। तो ये मेरे साथ में हो क्या रहा भाई? सही मायने में मैं इतना खौफ में अब आ चुका था कि मुझे लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी। डर का आलम ये था कि पूरा शरीर पसीने से नहा गया था। लेकिन संतोष जब आया जब मैंने हाईवे की लाइट देखी, उसमें ट्रैफिक चल रही थी। अब बहुत ही कम दूरी पर वो नज़र आ रही थी। मैं देख करके संतोष किया कि चलो मैं हाईवे तक पहुंच गया। और इसके बाद मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट किया और सीधा दौड़ाते हुए हाईवे पर चढ़ गया था। अब हाईवे पर तो अब गाड़ियों का रात भर आना जाना लगा रहता है। और जब हाईवे पर आ गया तब जाकर मुझे लगा कि मेरी जान बच गई है। आखिर ये सब रास्ते में मेरे साथ क्या हुआ था? वो काले लोग कौन थे? और ये जो लड़की मेरी जान बचाई थी ये कौन थी? और ये सब क्या था? वो फूलों का बगीचा, हम जैसे एक दूसरे को सदियों से जानते हैं, प्रेम भरी बातें, ये सब मेरे साथ में क्या चल रहा था? मैं यही सब सोचता हुआ टैक्सी चलाता हुआ और मैं अपने शहर की तरफ निकल पड़ा था। मैं सोचा कि घर जाकर के ये बातें अपनी माँ से बताऊंगा, लेकिन
मैं जानता था कि माँ पिताजी को कभी न कभी तो ज़रूर बताएगी, और पिताजी के बताने का मतलब कि पंडित जी की बात कान में ज़रूर पहुँचेगी। इसलिए मैं जानता था कि अगर पंडित जी के कान में बात पहुँची और पिताजी समझ जाएंगे कि पंडित जी ने मना किया था उस रास्ते पर जाने के लिए, तुम क्यों गए थे, तुमने पंडित जी का कहना क्यों नहीं माना। और मैं ये सब बर्दाश्त करने वाला नहीं था। पिताजी को डांट कितना कड़वी होती है मुझे पता था। फिर मैं लगा कि इस बात को भूल ही जाना चाहिए। फिर इस घटना को एक तरह से मैं भूल ही गया था। हाँ, इसके बाद पंडित जी आए थे एक आध बार, और मेरे पिता भी बोले कि बेटे जाकर के पंडित जी को छोड़ाओ दिन के टाइम में। लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बना देता कि नहीं पिताजी, मेरे को अर्जेंट काम है, मैं अपने पढ़ाई के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा हूँ, अब मैं जा नहीं पाऊँगा, टाल देता था। फिर मैं कभी भी उस गांव में नहीं गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुरेश जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक ऐसी ही रोचक घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।